आज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम सबके लिए खतरा है, वही न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका की मदद से शुरू हुआ। और ऐसा क्या हुआ कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा अमेरिका को खतरा होने लगा? और क्या आप जानते हैं एटम फॉर पीस किस तरह से एटम फॉर डिस्ट्रक्शन बना? मुझे जाफरी कहते हैं और ये बात है 5 मार्च 1957 की, जब पहली बार रज़ा शाह की हुकूमत में अमेरिका की सरबराही में ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई और उसको नाम दिया गया एटम फॉर पीस। और यूं ईरान में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और शाह चाहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट हो। 1967 में अमेरिका ने ईरान को एक रिसर्च रिएक्टर दिया जो तेहरान में लगाया गया, जिसको तेहरान न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया। और यूं वेस्टर्न कंट्रीज़ खासकर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पार्टनर बन गए। ईरान के एलीट और टेक्नोक्रेट्स इस प्रोग्राम को एक नेशनल प्रेस्टीज और रीजनल लीडरशिप का एक टूल समझते थे। शाह की गवर्नमेंट का प्लान था कि वो 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाए जाएंगे ताकि एनर्जी डिवर्सिफिकेशन हो और ईरान को ग्लोबल साइंटिफिक रिस्पेक्ट मिले और ईरान एक एटम रखने वाला मुल्क बन जाए। लेकिन इस रैपिड प्रोग्रेस के पीछे एक पॉलिटिकल टेंशन भी छुपा हुआ था। शाह की अथॉरिटेरियन स्टाइल और वेस्टर्न के साथ उसकी कुर्बतें ईरान के अंदर कुछ सर्कल्स को अनईजी करता था। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तो मॉडर्न है, लेकिन सब किस लिए और क्यों हो रहा है? सवाल ये उस वक्त ओपन था, लेकिन जवाब 1979 के इनकलाब के बाद सामने आया। 1979 में इस्लामी इनकलाब आने के बाद शाह की सेकुलर और प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट की जगह एक इस्लामी लीडरशिप ने ले ली। नए निज़ाम का फोकस था इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी और एंटी वेस्ट आइडियोलॉजी। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशियली इसलिए रोका क्योंकि उनके नज़दीक ये एक लेगेसी थी पुरानी रिजीम की जो वेस्ट पर हैवीली रिलाई करती थी। इसलिए नए ईरान के लिए वेस्ट पर डिपेंड रहना एक कमज़ोरी समझा जाता था। लेकिन 1980 के आगाज़ में जब ईरान इराक वार छिड़ी और इराक ने ईरान के खिलाफ केमिकल वेपन्स यूज़ किए, तब ईरान की लीडरशिप को एक दर्दनाक रियलिटी का सामना हुआ। दुनिया ने इराक के केमिकल अटैक पर खामोशी इख्तियार की और कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स नहीं आया। ना यूएन ने मेजर एक्शन लिया और इस मूवमेंट को ईरान को डीपली झटका लगा। तेहरान के नज़दीक ये साबित हुआ कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो ईरान को सिर्फ अपने दम पर खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल और डिटर्नेंस के लिए भी ज़रूरी समझा गया। ईरान के परसेप्शन में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कभी भी किसी भी अग्रेशन का जवाब देने के लिए मददगार साबित हो सकती है, खासकर जब उन्हें लगता था कि वेस्ट बाइज्ड है और मुसलमान कंट्रीज के साथ दोहरा मायार रखता है। ये सोच ग्रेजुअली न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस जिंदा करने का सबब बनी, लेकिन इस बार ज्यादा सीक्रेसी के साथ, ज्यादा कंट्रोल के साथ और एक क्लियर मैसेज के साथ कि ईरान किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा और अपने फ्यूचर की गारंटी खुद लिखेगा। और ये सिर्फ मिलिट्री पावर के लिए नहीं होगा बल्कि साइंस, मेडिसिन, एनर्जी जनरेशन जैसे अमन पसंद मकसद के लिए भी होगा। यूं ईरान ने रशिया, अर्जेंटीना और चाइना से टेक्निकल हेल्प लेना शुरू कर दी। और यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने भी हेल्प की और कुछ ब्लूप्रिंट्स भी शेयर किए। फिर बात आई 2002 में ईरानियन अपोजिशन ग्रुप की, जिसका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, जिसने वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उन्होंने 2 ऐसी न्यूक्लियर साइट्स का जिक्र किया जो कभी भी पब्लिकली डिक्लेयर्ड नहीं हुई थी, जिसमें एक नेतंज थी और दूसरी एरिक थी। नेतंज में एक यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी डेवलप हो रही थी, जबकि एरिक में एक हैवी वाटर रिएक्टर जिसका डिज़ाइन प्लूटोनियम प्रोडक्शन के लिए फिट बैठता था। ये दोनों फैसिलिटीज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के अंडर डिक्लेयर्ड नहीं थी, जो ईरान के ऑब्लिगेशन के खिलाफ था। ये रिवीलेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा शॉक था।
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। ईरान ने इनिशियली बयान दिया कि ऐसी कोई अनडिक्लेयर्ड साइट्स नहीं हैं, लेकिन जल्द ही सैटेलाइट इमेजेस और साइट विजिट के बाद ईरान ने तस्लीम किया कि हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ईरान का परसेप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ था। तेहरान का कहना था कि ये फैसिलिटीज़ किसी भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक एंड सिविलियन नीड के लिए बनाई जा रही हैं। ईरान के नज़दीक वेस्ट का हर एक्शन बाइज्ड था और ये अपोजिशन ग्रुप की डिस्क्लोजर एक पॉलिटिकल मूव था जो रिजीम चेंज एजेंडा को पुश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ईरान ने बार बार ये पोजीशन ली कि वो अपने सॉवरेन राइट्स के अंदर काम कर रहा है और NPT के तहत फैसिलिटीज़ डिक्लेयर नहीं की जाती उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो इनलीगल है, बल्कि उनकी डिक्लेरेशन का टाइम, टेक्निकल और तरीक़ेकार भी मैटर करता है। वेस्टर्न मीडिया ने उसे न्यूक्लियर डिस्ट्रप्शन का नाम दिया और इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। US और यूरोप ने ईरान से ट्रांसपेरेंसी और फुल डिस्क्लोजर की डिमांड की। ईरान ने इस डिमांड को इस तरह से अनफेयर एंड डबल स्टैंडर्ड कहा। जहां इसराइल जैसे न्यूक्लियर आर्म के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन ईरान जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को हर स्टेप पर डाउट की नज़र से देखा जाता है। ये मूवमेंट ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हुआ क्योंकि अब उसका हर न्यूक्लियर स्टेप ग्लोबल माइक्रोस्कोप के नीचे था और ईरान की लीडरशिप ने भी तब से अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को एक स्ट्रेटजी बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि सैंक्शंस, रिलीफ और डिप्लोमेटिक लिवरेज हासिल किया जा सके। 2003 से लेकर 2005 तक ईरान ने यूरोप EU3 के साथ नेगोशिएशन में यूरेनियम इनरिचमेंट को टेम्परली सस्पेंड किया, लेकिन 2006 की शुरुआत में ईरान ने एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू कर दी, ये कहकर के उसका हक है और वो सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम कर रहा है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस मूव पर कंसर्न शो किया और इशू को UN सिक्योरिटी काउंसिल तक ले जाया गया। जुलाई 2006 में सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 1696 पास किया, जिसमें ईरान से डिमांड की गई कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट फ़ौरन रोके और IAEA के साथ फुल कॉर्पोरेशन करे। ईरान ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी। दिसंबर 2006 में UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर रेजोल्यूशन 1737 पास किया, जो ईरान पर पहला ऑफिशियल सैंक्शन पैकेज था। इस रेजोल्यूशन के ज़रिए ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से लिंक्ड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रेवल बैन और एसेट फ्रीज लगाई गई। साथ ही मेंबर ऑफ स्टेट से कहा गया कि ईरान को किसी भी तरह न्यूक्लियर रिलेटेड इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी ना दे। ईरान ने इसका जवाब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस के साथ दिया। तेहरान ने कहा कि ये सैंक्शंस इलीगल हैं और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर का जरिया है। ईरान का कहना था कि वो NPT साइनेटरी हैं और उसे पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का हक हासिल है। ईरान ने इस मूव को वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड करार दिया, जहां इसराइल के अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स पर कोई बात नहीं होती। जुलाई 2015 में ईरान ने P5+1 कंट्रीज़ के साथ हिस्टोरिकल न्यूक्लियर डील साइन की। इस डील का नाम था JCPO यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। P5+1 में शामिल ममालिक यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना थे। इस डील का मकसद था ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट कर देगा, यूरेनियम इनरिचमेंट सिर्फ 3.67 तक ले आएगा, सेंट्रीफ्यूजेस का नंबर डायरेक्टली कम करेगा, एरिक हैवी वाटर रिएक्टर को रीडिज़ाइन करेगा, फर्दो जैसी अंडरग्राउंड साइंस पर इनरिचमेंट बंद कर देगा, IAEA को फुल एक्सेस देगा ताकि वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकें। इसके बदले में यूनाइटेड नेशन, EU और US ने ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस ख़त्म कर दिए। ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर
जो फ्रीज एसेट्स थे वो भी रिलीज़ हुए, ऑयल एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हुआ, इकोनॉमी में रिवाइव होने लगी, फॉरेन कंपनीज़ ने ईरान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस डील के बाद ईरान ने कहा हमने अपना न्यूक्लियर हक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने अमन का रास्ता चुना है, ये हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। मगर यहाँ पे इसराइल कैसे खामोश रहता? फिर इसराइल ने कन्वर्ट ऑपरेशंस किए, वायरस से सेंट्रीफ्यूजेस ख़राब किए, एनरिचमेंट प्लांट में ब्लास्ट हुए, साइंटिस्ट को टारगेट किया गया। ये सब दिखाता है कि बैटलफील्ड सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, साइबर एंड सीक्रेट भी होती है। मगर सिर्फ 3 साल बाद मई 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करता है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। और यूं 2015 का जो ट्रस्ट बेस्ड फ्रेमवर्क था वो 2018 में कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। और यूं ईरान ने दोबारा वेस्ट को डबल स्टैंडर्ड रखने वाला कहा। यहाँ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि ईरान इस एग्रीमेंट पर मुकम्मल अमल कर रहा था। नाज़रीन, आपने जाना कि जैसे ही इनकलाब आया तो सिस्टम 180 डिग्री पर कन्वर्ट हो गया। क्या ईरान एटॉमिक पावर बन जाएगा या एटॉमिक पावर बन चुका है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब